तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 61 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा, कांग्रेस में विभाजन इनमें से किस अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे ये क्वेश्चन देखिएगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे इंदिरा गांधी का फोटो लगा हुआ, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जानने वाले। जैसे ये सबको पता है, नॉर्मल जो एवरेज भी पढ़ने वाला बच्चा है उसको भी पता है कि कांग्रेस में जो पहली बार फूट पड़ी थी वो कब पड़ा था? तो 1907 ईस्वी में पड़ा था, सूरत अधिवेशन में, और रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहले तो इसका आंसर लगा लेते हैं, फिर कुछ फैक्चुअल चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कांग्रेस में विभाजन इनमें से किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस का जो विभाजन है ये सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको ये बता दें कि कांग्रेस का अधिवेशन ये सब क्या है। तो जब भारत गुलाम था, जब हम लोग अंग्रेज के अंडर कंट्रोल चल रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था कि बहुत सारे छिटपुट छोटा मोटा संगठन था, वो भारत को मतलब भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का कोशिश कर रहा था। लेकिन अंग्रेज संख्या में कम थे लेकिन पावर उनका बहुत ज्यादा था, तो इसलिए धीरे धीरे छोटे मोटे संगठन को ऐड करते हुए एक टाइम ऐसा आया 1885 ईस्वी में भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, जो अंग्रेजों के सहयोग से ही हुआ था। लेकिन इन फ्यूचर आगे जाकर के क्या हुआ कि वही कांग्रेस जो आपका एक संगठन था, और हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, इन लोगों के वजह से, इन लोगों के कृपा से कह लो कि हमारा देश क्या हो पाया, आजाद हो पाया था। तो कांग्रेस में 1885 से चल रहा था, ठीक है, 1885 से कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, और फिर आजादी के बाद तक ये आपका कांग्रेस चलते रहा। मतलब इवन आप देखिएगा कि अभी भी जो कांग्रेस है ये वही कांग्रेस है। तो 1885 से ये आपका लगातार इसका हर साल क्या होता था, सेशन होता था, कांग्रेस का हर साल सेशन होता था। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता था, किसी का कुछ विचार, किसी का कुछ विचार, तो मतभेद होते रहता था। 1907 में भयंकर वाला मतभेद हुआ था, 1907 में, ठीक है, 1907 में एक मतभेद हुआ, और कहाँ हुआ था उस समय ये मीटिंग, उसी को कहा जाता है अधिवेशन। तो कांग्रेस का हर साल मीटिंग होता था, अलग अलग जगह पर होता था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस से जुड़ सके। और 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, और इसका लीडरशिप कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष इसको लीड कर रहे थे, और इसी में डिस्प्यूट हुआ, और इस तरीके से कांग्रेस दो भाग में बट गया। एक बटा आपका गरम दल, ठीक है, और एक बटा आपका नरम दल। अब ये गरम और नरम क्या है? गरम बोलो तो एग्रेसिव टाइप का लोग, कुछ लोग ऐसे थे, बोले कि हम अंग्रेज का चाटुकारिता क्यों करें, हम अंग्रेज से भीख क्यों मांगे कि भाई आप हमको आजाद कर दो, वो हमारे देश में आया, हम उसको खदेड़ के मार के भगाएंगे। ऐसा करने वाले आदमी कौन थे? ये थे गरम दल। और नरम दल में जैसे महात्मा गांधी आते थे, गोपाल कृष्ण गोखले आते थे। वैसे महात्मा गांधी के बारे में आप याद रखिएगा, ये 1907 की बात हो रही है। महात्मा गांधी इस समय कांग्रेस में इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि ये अभी दक्षिण अफ्रीका में वहाँ अपना स्ट्रगल कर रहे थे। तो नरम दल में कुछ थे, जैसे आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, और भी बहुत सारे लोग थे। उन लोगों नरम टाइप का प्रकृति अपनाते थे कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये तो हो गया, आप इसका आंसर लगा लो, क्या हो जाएगा? सूरत अधिवेशन 1907। लेकिन आप एक बात बताओ कि क्या कांग्रेस में दोबारा, ठीक है, इस समय तो दोनों में फूट पड़ा, दोनों अलग हुआ, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फिर दोनों मिल गए, ठीक है, दोनों मिल गए। इन लोग को पता था कि अकेले कुछ नहीं हम लोग कर पाएंगे, और आगे जाकर के 1916 में ये दोनों फिर से मिल गए, ठीक है, 1916 में ये दोनों जो थे फिर से मिल गए, ठीक है, ये तो बात हो गया। उसके बाद आप आओ आजादी के बाद, क्या कांग्रेस में फिर दोबारा कभी फूट पड़ा? क्या कांग्रेस में कभी दोबारा मतभेद हुआ? कांग्रेस का फिर से विभाजन हुआ? क्या ये वही कांग्रेस है जो उस समय स्थापित हुई थी? तो थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख पा रहे हैं, द आयरन लेडी इंदिरा गांधी। आपको नहीं पता, इनको कभी गूंगी गुड़िया कहा जाता था। ये सत्ता में लाई गई थी बस इसी वजह से, क्योंकि ये बहुत कम बोलती थी, इनको राजनीति का बहुत कम नॉलेज था, और लोग इनको कठपुतली के रूप में यूज करना चाहते थे, इसीलिए ये राजनीति में लाई गई थी। और कुछ दिनों बाद ये मेहनत करते करते जब इनको इंटरेस्ट आने लगा, जब इनको अच्छा लगने लगा कि हाँ भाई हम भी इसी के लिए बने हैं, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना पकड़ बनाया, और फिर भारत की सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बनकर के उभरी।
जो अभी मोदी जी भी बन रहे हैं। ये अलग बात है कि उस समय इतना इंटरनेट नहीं था, इसलिए इतना प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाया जितना आज के टाइम में मोदी जी को मिल रहा है। तो देखते हैं इनके बारे में। सबसे पहले देखो क्या हुआ कि भारत में जब इलेक्शन हुआ, पहली बार इलेक्शन हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 में, और भारत के प्रधानमंत्री बन के कौन उभरे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री हम लोग सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। और ये जग जाहिर है कि ये किस पार्टी से थे? तो ये थे आपके कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, 27 मई 1964 को इनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, अचानक से इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर हुआ कि अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो कुछ टाइम के लिए गुलजारी लाल नंदा साहब को कार्यवाहक पीएम बनाया गया। और फिर कौन बन करके आए प्रधानमंत्री? तो ये बन करके आए थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया, और इनकी मृत्यु हमारे देश के बाहर हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? लाल बहादुर शास्त्री की। फिर ये प्रधानमंत्री बन करके आए, और 1966 में क्या हुआ? इनके भी मृत्यु हो गई। और इस समय भारत की स्थिति बहुत कमजोर चल रही थी। आपको लगता होगा कि इंदिरा गांधी को बस पैतृक पद मिल गया, नहीं, इंदिरा गांधी को एक उस कंडीशन में भारत का सत्ता मिला था जिसमें भारत बहुत कमजोर स्थिति में चल रहा था। भारत के पास पैसे नहीं थे, पैसे बहुत कमजोर चल रहे थे। दूसरा, कृषि नहीं था, जैसे आप ये सुने होंगे नाबार्ड वगैरह, तो ये सब आपका इन्हीं के टाइम में इसका स्थापना हुआ था ताकि कृषि वगैरह सही हो सके। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई 1966 में। और फिर हम लोग को पता है ये भी कहाँ से थे? ये भी कांग्रेस के ही थे। और कुछ दिनों के लिए बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा आपके आए कार्यवाहक पीएम बनके। कार्यवाहक मतलब क्या हुआ कि कुछ दिन के लिए उनका सत्ता संभाले। अब क्या हुआ कि अब प्रधानमंत्री कौन बनेगा? तो एक आदमी थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। ध्यान से सुनना, एक आदमी थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई। ठीक है, ये काफी अनुभवी आदमी थे, क्योंकि ये बहुत दिन से सत्ता में थे। नेहरू के सरकार में ये वित्त मंत्री रहे थे। ठीक है, नेहरू जी के सरकार में जो आपके मोरारजी देसाई थे ये वित्त मंत्री रहे थे। और इंदिरा गांधी अभी नई नई थी, छोटी सी मतलब लड़की, इनके अनुसार इनका अनुभव बहुत कम था। इंदिरा गांधी को भी एक मंत्रालय मिला हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री के समय इंदिरा गांधी जो थी ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संभाल रही थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय कौन संभाल रही थी? ये संभाल रही थी इंदिरा गांधी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के दावेदार थे कि अगला प्रधानमंत्री तो अब हम ही बनने वाले हैं। लेकिन इसी समय देखो क्या हुआ, इस समय ये हुआ कि पहला तो चेहरा यही था कि मोरारजी देसाई अब सत्ता में आएंगे, अगले प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनेंगे। लेकिन इनके साथ एक और दावेदार था। क्या इंदिरा गांधी थी इनके दावेदार? तो इंदिरा गांधी तो बहुत छोटी सी थी। इनफैक्ट मोरारजी देसाई इनको लिटिल गर्ल करके पुकारा करते थे। तो एक और कौन था जो मोरारजी देसाई को टक्कर दे सकता था? एक और था, और वो था आपका सिंडिकेट। ठीक है, सिंडिकेट के नाम से एक बैंक भी है। ठीक है, एक था सिंडिकेट। अब ये सिंडिकेट क्या था? सिंडिकेट कोई आदमी था, कोई ग्रुप था, क्या था? तो पहले आप सिंडिकेट के बारे में जान लो। सिंडिकेट जो था एक ग्रुप था। ठीक है, सिंडिकेट जो था एक ग्रुप था। किसका ग्रुप था? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था, जो किंग मेकर बनने का काम कर रहे थे। मतलब प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे थे। और आपको पता है कि जब कोई आदमी किंग मेकर का काम करता है तो वो सारा सत्ता अपने पास रखता है, ना कि उस चेहरे को दे देता है जिसको वो किंग बनाया हुआ है। तो ये किंग मेकर का काम कर रहे थे। इसमें से एक आदमी बड़ा प्रसिद्ध रहा है और उनका नाम है के कामराज। ठीक है, आपसे सवाल करेगा कि सिंडिकेट क्या था? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का ग्रुप था। इस सिंडिकेट का लीडर कौन था? मेन के कामराज था। एक नाम और आप याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, ये भी इसके ग्रुप में थे। बहुत सारे आदमी थे लेकिन ये प्रमुख आदमी हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी, ये सिंडिकेट के थे। अब देखो, इनकी मृत्यु के बाद हुआ कि अब सत्ता का दावेदार कौन होगा? क्योंकि मोरारजी देसाई सत्ता में बहुत दिन से थे। ठीक है, तो इनको लग रहा था कि अगला प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। लेकिन इसी बीच सिंडिकेट था। सिंडिकेट देखा, मतलब सिंडिकेट ये जो ग्रुप था ये देखा कि अगर मोरारजी देसाई को पीएम बनाते हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि सत्ता का अच्छा समझ है, सिंडिकेट सारा पावर अपने पास रखना चाहता था। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आएगा आपके मन में
कि जब ये पावर अपने पास रखना चाहता था तो आखिर यही लोग प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास बहुत पावर होते हैं। तो आप एक चीज देखना कि ये जो के कामराज लोग थे या नीलम संजीव रेड्डी थे, इन लोग साउथ के लोग थे, ठीक है, दक्षिण भारत के। तो इनका हिंदी भाषा पे पकड़ बहुत कमजोर था, और अगर आप प्रधानमंत्री बनते हो तो आपको कम से कम राजभाषा का नॉलेज होना चाहिए। तो इनको पता था कि हम इतने अच्छा वक्ता नहीं बन पाएंगे, इसलिए खुद को चेहरा नहीं बना रहे थे, किसी कठपुतली को खोज रहे थे। और उसी समय उनको कौन कठपुतली नजर आई, तो वो नजर आई इंदिरा गांधी, ठीक है, वो नजर आई इंदिरा गांधी। मतलब मोरारजी देसाई पीएम बनते बनते क्या हो गए, रह गए, और अगली पीएम कौन बन गई, तो अगली पीएम बन गई इंदिरा गांधी। और किसके सपोर्ट से बनी, तो ये बनी सिंडिकेट के प्रमुख, सिंडिकेट के सपोर्ट से। अब सिंडिकेट वाला क्या कर रहा था, अपने मन के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी से काम करवा रहा था, ठीक है, अपने मन के अकॉर्डिंग इंदिरा गांधी से काम करवा रहा था। लेकिन फिर 1967 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी जो थी ये आपका भारी मोहम्मद से प्रधानमंत्री चुन करके आई, ठीक है। तो ये टाइम हुआ, अब ये जब प्रधानमंत्री चुन करके आई भारी बहुमत से, अब ये सिंडिकेट के बहुत सारे फैसलों को इग्नोर करने लगी, और बहुत कुछ ये अपने मन से करने लगी। जैसे आपको पता होगा कि 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, मतलब उस बैंक को सरकारी बना दिया गया, जो कि सिंडिकेट नहीं चाहता था। दूसरा, प्रीवी पर्स बंद कर दिया गया। प्रीवी पर्स क्या है वो आपको कभी और सेशन में बताएंगे। वो मेनली राजा महाराजा को एक अलग सैलरी दिया जाता था बिना काम का, उसको बंद करवा दिया। मतलब इंदिरा गांधी ने काफी खतरनाक एक्शन लिया, जिनसे इनको पता था कि मेरा सत्ता इससे जा सकता है, उसके बावजूद इन्होंने वैसा वैसा काम किया था। अब क्या हुआ कि अब सिंडिकेट को चिढ़ आने लगा कि ये अब मेरे अनुसार काम नहीं कर रही है। इसी समय एक घटना और हुआ, वो कौन सा घटना हुआ, 1969 में भारत के राष्ट्रपति कौन थे इस समय, जाकिर हुसैन, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। और जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद सिंडिकेट कह लो या आप इसको कांग्रेस भी कह सकते हो, सिंडिकेट जो था ये किसको अपना उम्मीदवार उतारा, तो ये उतारा था किसको, हाँ, ये उतारे थे इन्हीं को, नीलम संजीव रेड्डी को, ठीक है। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का अगला उम्मीदवार कांग्रेस के द्वारा किसको उतारा गया, नीलम संजीव रेड्डी को। और इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी कि नीलम संजीव रेड्डी इसके उम्मीदवार बन के उभरे। नीलम संजीव रेड्डी इस समय किसी पद पे थे, जी हाँ, कौन से पद पे थे, तो ये थे लोकसभा के स्पीकर, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर के रूप में ये काम कर रहे थे, लोकसभा के स्पीकर के रूप में, ठीक है। स्पीकर मतलब होता है अध्यक्ष, लोकसभा के स्पीकर के रूप में। ये नहीं चाहती थी इंदिरा गांधी कि नीलम संजीव रेड्डी आए इसके उम्मीदवार बने। इसलिए इंदिरा गांधी क्या की कि उस समय के भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति को ये क्या बोली कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में उतरिए। और वो आदमी था कौन, वो था आपका वीबी गिरी, वो आदमी था वीबी गिरी। और फिर हुआ यही कि समझ लो कि इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच चुनाव हो रहा था, ठीक है, ये तो बस मोहरा था। सिंडिकेट किसको उतारा, नीलम संजीव रेड्डी को, इंदिरा गांधी किसको उतारी, वीबी गिरी को। और फाइनली जीत किसका हुआ, फाइनली जीत हुआ वीबी गिरी का, ठीक है, फाइनली जीत हुआ वीबी गिरी का। और इस समय से बहुत ज्यादा टेंशन हो गया के कामराज के बीच और इंदिरा गांधी के बीच। और इसी वजह से क्या हुआ, इंदिरा गांधी पर आरोप लगाया गया कि आप जिस पार्टी के हो आप उसी पार्टी का विरोध कर रहे हो। और इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। और इसी को कहा जाता है कांग्रेस में दूसरा विभाजन। इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। तो इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल महिला थी, वो कमजोर नहीं हुई, और वो एक नए कांग्रेस का गठन की और बोले कि मुख्य रूप से यही कांग्रेस है। कौन सा नया कांग्रेस आया, तो कुछ नहीं था, बस ये अपने कांग्रेस में एक वर्ड जोड़ दी। और कौन सा वर्ड जोड़ी, आर, ठीक है। और जो पुराना वाला कांग्रेस था उसके आगे एक वर्ड जोड़ा गया, उसके आगे कौन सा वर्ड जोड़ा गया, ओ, ठीक है। ये आर यहाँ पे किस चीज को दर्शा रहा था, आर दिखा रहा था रिक्विजेशन को, रिक्विजेशन, ठीक है। और ओ जो था ये ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा था, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन को दिखा रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा तो यही हुआ, इस समय से दो भाग बट गया। आपसे पूछेगा कि इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो ऑब्वियस सी बात है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और इस कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो उस समय कौन था, के कामराज। तो ये स्टोरी याद रखेगा इस टाइप से अपने आप में। और यहाँ से काफी आपको फैक्चुअल जानकारी मिला होगा। सिंडिकेट, आई थिंक कि आप लोग सिंडिकेट भी पहली बार सुन रहे होंगे, जो न्यू बच्चे हैं खासकर। तो यही सब कुछ हुआ था, कांग्रेस में इतने बार फूट पड़े थे। पहला बार 1907 में पड़ा था, 1918 में दोबारा सब जुड़ गए थे, आजाद भारत के बाद फिर से इसमें क्या हुआ था, फूट पड़ा था, ठीक है। चलिए मिलते हैं, सॉरी आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत लंबा चला गया।
भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है? सबसे पहले तो आ जाओ मौलाना अबुल कलाम आजाद, शायद ये क्वेश्चन एक दो दिन पहले भी आया था, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो पहले तो आ जाओ कि मौलाना अबुल कलाम आजाद थे कौन? तो ये थे भारत के पहले शिक्षा मंत्री, भारत के पहले पहले शिक्षा मंत्री। अभी कौन है भारत के शिक्षा मंत्री? तो अभी है धर्मेंद्र प्रधान। बिहार के शिक्षा मंत्री अभी कौन है? सुनील कुमार। तो ये देखिएगा, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को, ठीक है, इनके जयंती के अवसर पर 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ठीक है। और ये घोषणा कब से हुआ मनाने का? 11 नवंबर से, मतलब 11 नवंबर को मनाया जाएगा। तो ये घोषणा किया गया था 2008 में, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे, देश को आजाद कराने में मुख्य भूमिका था, शिक्षा सिस्टम में इनका मुख्य भूमिका था, और इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भी दिया गया था। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न दिया गया था। और कब दिया गया था? ये तो खैर आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं कि इनको जो पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था मरणोपरांत, ठीक है, मतलब इनकी मृत्यु के बाद इनको ये पुरस्कार मिला था। अपना सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसे प्रदान किया जाता है? चूंकि ये शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि शिक्षा वाले क्षेत्र में ही किसी को दिया जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ये आपका विश्वविद्यालय या राष्ट्रीय स्तर पर हुआ खेला जाने वाला खेल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाने वाला खेल को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, और उसके तहत विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का, क्या बोल रहा है? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? ठीक है, क्योंकि महाराणा सुनने का आदत है ना, तो राणा लिखा हुआ इसलिए कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा, महाराणा इसको कर लीजिएगा, ठीक है, महाराणा प्रताप। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि देखो होता क्या है ना कि कुछ कुछ चीज बहुत फेमस हो जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच और भी युद्ध हुए थे, बट ये हल्दी घाटी वाला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, या फिर कह लो कि इसको बहुत ज्यादा प्रसिद्ध किया गया, ये दिखाने के लिए कि हिंदू और मुस्लिम में कितना झगड़ा हुआ है हमारे प्राचीन इतिहास में। हुआ है, ऑब्वियस सी बात हुआ है, बट यहाँ पे बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाएगा, आज हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो आ जाओ कि ये अकबर और महाराणा प्रताप थे कौन? अकबर और महाराणा प्रताप। तो अकबर के बारे में तो पता है ना कि अकबर कौन थे? तो अकबर थे ये आपका मुगल बादशाह, ठीक है, अकबर जो था ये मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह। महाराणा प्रताप कौन थे? तो महाराणा प्रताप एक राजपूत शासक थे। राजपूत में भी बहुत प्रकार का राजपूत था, और आप पढ़े होंगे इतिहास में कि अगर राजपूत में एकता होता तो कभी कोई भी विदेशी हमारे भारत में एंट्री नहीं कर सकता था। क्या कि सारे राजपूत आपस में ही लड़ते रहते थे, तो एक बड़ा रीजन था भारत पे मुस्लिमों का और अंग्रेजों के आने का। तो ये देखिएगा, महाराणा प्रताप जो थे ये राजपूत में किस वंश के थे? ये थे आपके सिसोदिया वंश के, ठीक है, ये राजपूत में सिसोदिया वंश के थे। कहाँ के शासक थे? तो ये थे मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक, मेवाड़ के शासक। और इसका ना मतलब मेवाड़ का जो है, मेवाड़ की राजधानी है चित्तौड़ थी। इसका हमेशा मुस्लिम लोग के साथ संघर्ष चलते रहा था। जबकि ये अकबर कौन था? तो ये तो पूरा भारत का ही बादशाह था, भारत का बादशाह था। यहाँ पे देखिएगा, अगर आप महाराणा प्रताप को और भी रिलेट करना चाहते हो तो आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जैसे एक आदमी का आप नाम सुने होंगे, राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा के ये कौन थे? राणा सांगा, ये राणा सांगा के पोते थे, ठीक है, राणा सांगा के पोते थे। दूसरा आदमी राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह के ये क्या थे? राणा उदय सिंह के पुत्र थे, ठीक है। और सारा का संघर्ष चला है मुस्लिम लोगों से। इनका पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र कौन था? तो महाराणा प्रताप का पुत्र था राणा अमर सिंह। अब देखो, आपको यूं ही नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे आप देख लो, राणा अमर सिंह। अमर सिंह का नाम यहाँ पे क्यों लिया गया? क्योंकि अमर सिंह ही वो आदमी था जो फाइनली मुगलों से संधि कर लिया था। राणा अमर सिंह ही वो आदमी था जो फाइनली मुगलों से संधि कर लिया था। ऐसा नहीं है कि बेचारा घुटना टेक दिया था, संघर्ष काफी किया था। किसके सामने या फिर किसके समय में? तो जहांगीर के समय में राणा अमर सिंह और जहांगीर के बीच एक संधि हुआ, सम्मान पूर्वक संधि हुआ, जिसमें दोनों का इज्जत का वैल्यू रखा गया था। और इस तरीके से फिर क्या हुआ? मेवाड़ और मुगल का संघर्ष
खत्म हो गया। अब यहाँ पे आइएगा, अकबर, यहाँ पे आते हैं अकबर पे। तो देखो अकबर का मेनली क्या रीजन था, अकबर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता था, मतलब बचता था उस चीज से। वो चाहता था कि सब लोग मिल करके शासन करें, लेकिन उसमें सर्वोच्च हम रहें। वही चीज यहाँ पे कर रहा था। जैसे आपको पता होगा कि अगर अकबर हिंदू धर्म में शादी करना शुरू किया रिलेशन को सही करने के लिए, साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले राजपूत में ही आते हैं। और राजपूत में कौन राजपूत था, कछवाहा राजपूत। तो रिलेशन को वो सही करने का कोशिश कर रहा था ताकि वो सर्वोच्च रहे, युद्ध से बचे, अपने साम्राज्य का निर्माण करते रहे। लेकिन महाराणा प्रताप, उनका सोच दूसरा था। वो बोले कि कोई और आदमी जो हमारे देश में आया है उसके सामने, उसके अंडर में हम कैसे शासन कर सकते हैं। और महाराणा प्रताप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी वजह से क्या हुआ, अकबर पहले तो महाराणा प्रताप को बहुत सारा संदेश भिजवाया कुछ कुछ अलग अलग लोगों से कि आप मेरे मेरे अंडर में शासन करिए, जिसमें बहुत सारे लोग थे। अकबर ने बहुत सारे लोगों को भेजा था कि आप महाराणा प्रताप को कन्विंस कर लो कि वो हमारे साथ शासन करे, हमारे साथ काम करे। जिसमें कुछ आदमी बहुत प्रमुख हैं, जैसे जलाल खां, ठीक है, एक जलाल खां हो जाएगा, एक मानसिंह हो जाएगा। मानसिंह आपको पता होना चाहिए, राजपूत शासक था, जोधा भाई या हड़का भाई के फैमिली से रिलेटेड था। उसके बाद तीसरा आइएगा भगवान दास, ठीक है, ये भी उन्हीं के फैमिली से रिलेटेड था। चौथा आइएगा राजा टोडरमल। तो इन लोग को भेजा था अकबर कि आप टोडरमल आप जाओ और महाराणा प्रताप को कन्विंस कर लो। लेकिन उल्टा महाराणा प्रताप का इन लोग के साथ भी टेंशन हो गया कि आप हम ही लोग का साथ नहीं दे रहे हो, आप दूसरे का फरमान लेके हमारे पास आ रहे हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, होना क्या था, फाइनली फिर युद्ध का टाइम आ गया। युद्ध हुआ, और कब हुआ युद्ध, तो 18 जून 1576 ईस्वी को, 18 जून 1576 ईस्वी को युद्ध हुआ। और किसके बीच युद्ध हुआ, अकबर और महाराणा प्रताप। लेकिन याद रखिएगा कि अकबर जो था इस युद्ध में खुद नहीं उतरा था, वो किसको भेजा था। तो देखो इसका सपोर्टिव कौन था, इसका सेनापति कौन था, तो एक राजपूत शासक था मानसिंह, ठीक है, राजा मानसिंह। और एक मुस्लिम आदमी भी था इसके साथ, जिसका नाम था आसफ खां, आसफ खां। और इधर आइएगा कि महाराणा प्रताप का जो था, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था, तो वो था आपका हकीम खां सुर, हकीम खां सुर। मतलब आप देख लो कि एक हिंदू का सपोर्ट कौन कर रहा है, मुस्लिम, और एक मुस्लिम का सपोर्ट कौन कर रहा है, तो एक हिंदू भी मुस्लिम का सपोर्ट कर रहा है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम का युद्ध नहीं था, ये मेनली युद्ध था अपने आप को सर्वोच्च दिखाने का, अपने आप को ऊंचा दिखाने का। यही युद्ध था। बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि इस युद्ध में अकबर जीत के महाराणा प्रताप हार गया, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक रहा था। कुछ समय के लिए महाराणा प्रताप स्किप किए थे युद्ध से, लेकिन आगे जाकर के इन लोगों के बीच फिर से युद्ध हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर कहते हो कि महाराणा प्रताप हार गए थे, तो वो स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हुआ। दूसरा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे महाराणा प्रताप का एक घोड़ा और एक हाथी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। घोड़ा जो हो जाएगा, इसका नाम आपको शायद पता होगा, चेतक, ठीक है। और हाथी जो था, इसका नाम था राम प्रसाद। कहा जाता है कि चेतक जो था ये महाराणा प्रताप को बचाने के चक्कर में खुद शहीद हो गया, और राम प्रसाद जो हाथी था इसको अकबर बंदी बना करके लेके चला गया था। यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खान सुर, ठीक है, हकीम खान सुर, जो आपका सुरवंश से रिलेटेड था, एक अफगान मुस्लिम था। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ और कब शुरू की गई थी। तो देख लो भारत में ट्रेन का दौर कैसे कैसे रहा था। तो सबसे पहले तो भारत में ट्रेन कब चली थी, तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। भारत में पहली बार ट्रेन चली थी, भारत में पहली बार ट्रेन चली। भारत में पहली बार मेट्रो कब चला था, तो देखिएगा यहाँ पे भारत में पहली बार मेट्रो, तो ये चला था आपका 24 अक्टूबर 1984। कहाँ चला था, तो कोलकाता में चला था। और मोदी जी इस पे भी कोई बयान दिए थे जो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था। आगे देखिएगा एक और ट्रेन चल रहा है अपने भारत में अभी रिसेंट में, कौन सा ट्रेन चल रहा है, बड़ा फेमस है, वंदे भारत, ठीक है, वंदे वंदे होता है ना, वंदे भारत, देखिएगा वंदे भारत। ये पहली बार भारत में कब चलाया गया, तो ये चलाया गया 15 फरवरी 2019 को, ठीक है। तो मेनली आपका 3 प्रकार का ट्रेन चल रहा है। 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत चलाया गया था। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपसे पूछता है कि अगर रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना, तो ये हुआ था आपका 1905 में। आपसे अगर पूछता है कि रेलवे मंत्री कौन है, 1905 लिखा हुआ है वो, 1905। रेलवे मंत्री कौन है, तो रेलवे मंत्री है
अश्विनी वैष्णव, अश्विनी वैष्णव। देखिए हर सही दीर्घई थोड़ा सा गलत हो जाता है, आप मैनेज कर लीजिएगा। अश्विनी वैष्णव। और रेलवे बोर्ड की सीईओ कौन है? तो भारत में पहली बार कोई महिला इस पद को संभाल रही हैं, और वो कौन है? जया वर्मा सिन्हा, जया वर्मा सिन्हा। चलिए आगे आते हैं, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई के बीच का अनुपात क्या है? तो देखो आज सबसे पहले तो मानव शरीर में ये आंत कहाँ पर होता है, या आंत होता ही क्या है? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। ये सारे के सारे मिलकर क्या करते हैं? तो ये हमारे सारे के सारे फूड डाइजेशन का काम करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ये फूड डाइजेशन का काम करते हैं। अब देखिएगा तो इंटेस्टाइन जो होता है ना, ये आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी को आंत कहा जाता है। ठीक है, और एक होता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। देखो इन लोग का बहुत बड़ा रोल होता है हमारा खाना डाइजेस्ट करवाने में। अगर बॉडी में अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स, एंजाइम्स, हार्मोन हुए हैं जो हम लोग को पता नहीं चला, धीरे धीरे आदमी इस सबके बारे में रिवील कर रहा है, और इनका बहुत बड़ा योगदान होता है खाना के डाइजेशन में। चलिए देखते हैं इसके बारे में, ये होता कहाँ पर है। तो जैसे ही आप देखो, पहले आप खाना खाओगे तो खाना खाने में कितना बार तो इतना इजी क्वेश्चन पूछता है कि खाना के पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पहले तो मुंह से होती है, मुंह के बाद ये एक फूड पाइप जाता है जिसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ से जाते हुए खाना पेट में जाता है, पेट में कुछ देर तक रहता है, वहाँ पे HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और फिर उसके बाद खाना कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, पहले मुंह में, ईसोफेगस में, स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, उसके बाद खाना हमारा फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है उसका सारा न्यूट्रिशंस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये पेट के बाद होता है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर में होती है। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है ये लगभग कितनी होती है? 7.5, रेशियो पूछ रहा है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है इसकी लगभग कितनी होती है? 1.5 मीटर। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि आप बोलोगे कि आप इसको स्मॉल बोल रहे हो, इसका आप लंबाई ज्यादा बता रहे हो, आप इसको लार्ज बोल रहे हो, इसका लंबाई कम बता रहे हो। तो ये जो इसको नाम दिया गया है ना स्मॉल और लार्ज, ये इसके डायमीटर पे दिया गया है, इसके डायमीटर पे। जैसे आप थोड़ा सा डायग्राम देखना, आप जब देखते हो ना स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, तो इस टाइप का ये थोड़ा सा बना होता है। ठीक है, इस टाइप का, ये आपका इस टाइप का पेट में बना होता है। ये आदमी के वेट और हाइट पर डिपेंड करता है कि कितना होगा, और ये यहाँ पे इस टाइप का होता है। ठीक है, आप गूगल करके देखना, आपको दिखेगा फिगर बढ़िया से। तो ये ना मेनली इसके मोटाई के वजह से इसको नाम दिया गया। देखो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का मोटाई कितना कम है, और इसका मोटाई देखो कितना ज्यादा है, तो मेनली इसके मोटाई पे इसको नाम दिया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 7.5 होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5, और जब आप इसका रेशियो निकालते हो तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना, 15 × 5 = 75 और 1, तो कितना रेशियो आ गया? 5:1 का रेशियो आ गया। और अपना आंसर यहाँ पे क्या निकल गया? ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत पहले पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटी आंत के बारे में थोड़ा सा देखिएगा, छोटी आंत के ना 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट, कौन कौन सा 3 पार्ट होता है? तो एक होता है आपका ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। ठीक है, मतलब ये जो लाइन होता है ना, ये 3 ही लाइन होता है, हम यहाँ पे खींचते खींचते 4 लाइन खींच दिए, 3 पार्ट होता है। दूसरा होता है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा होता है इलियम, इसका भी 3 पार्ट होता है। और इसका क्या होता है? पहला तो होता है आपका सिकम, ठीक है, सिकम, दूसरा होता है आपका कोलोन, और तीसरा होता है आपका रेक्टम, रेक्टम। तो ये सारे 3 पार्ट है, और रेक्टम के बाद हमारा खाना फुल्ली डाइजेस्ट हो जाता है और एनएस के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आपका लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। माले की राजधानी है, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, माले किसकी राजधानी है? तो देखो आंसर क्या हो जाएगा? माले किसकी राजधानी है? तो ये है आपकी मालदीव की राजधानी। ठीक है, मालदीव जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका हिंद महासागर में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी क्या है? माले। और अभी एक चीज और, ये यहाँ पे किस धर्म के लोग ज्यादा हैं? तो इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और अभी यहाँ पर के राष्ट्रपति एक बन करके आए हैं जो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं, और इनका नाम क्या है? मोहम्मद मोइज़ू। ठीक है, इस टाइप से ही नाम है, मोहम्मद मोइज़ू, मोइज़ू।
ठीक है। तो ये आए हैं और भारत को इत्तू गोदा देश है और वो भारत को आंख दिखाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन खैर इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, चाइना इनको काफी सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से इनका बोली निकल रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ का जो संसद है, यहाँ का जो संसद है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मजलिस। ठीक है, जैसे अपना संसद है, अपना संसद को संसद ही कहा जाता है, यहाँ के संसद को क्या कहा जाता है, तो यहाँ के संसद को कहा जाता है मजलिस। ठीक है, यहाँ के संसद को कहा जाता है मजलिस। और देखिएगा यहाँ पे आंसर तो हो गया मालदीव। ठीक है, मालदीव की राजधानी माले। कुछ और फैक्ट यहाँ पे हो सकता था, जैसे हाँ एक चीज और, एशिया की सबसे एशिया का आपसे सवाल करता है कि एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा, मालदीव। ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत एशिया की सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका मालदीव। और आपका जनसंख्या में भी शायद सबसे छोटा यही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। बाबर देखो ये मुगल वंश का संस्थापक था और अपने लाइफ में काफी संघर्ष किया था, और संघर्ष करते करते जब इसको अपने क्षेत्र में कोई उम्मीद नहीं दिखा, तब जाकर के ये भारत का रुख किया। और भारत भी ये ऐसे नहीं आया, भारत के शासकों ने इसे बुलाया था। जैसे देखिएगा, सबसे पहले तो बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 14 फैब 1483, 1483 में इसका क्या हुआ, जन्म हुआ। इसकी मृत्यु कब हुई, तो 26 दिसंबर 1530 को इसकी मृत्यु हुई। ठीक है, इसका जन्म स्थल कहाँ था, तो जन्म स्थल था फरगना। ठीक है, जो आपका अफगानिस्तान वाले रीजन में, मध्य एशिया वाले रीजन में मिलता है फरगना। क्या हुआ, 1994 में इसके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1994 में इसके पिता की मृत्यु हो गई और बहुत ही कम उम्र में इसको शासन संभालना पड़ा, मतलब मजबूरी हो गया और इसको संभालना पड़ा। 1994 में, हाँ 1994 में इसके पिता की मृत्यु हो गई और मात्र 12 वर्ष की आयु में जो बाबर था ये क्या बन गया, तो ये बन गया आपका फरगना का शासक। फरगना का शासक मतलब देख लो कि आज के टाइम में जो 12 साल का बच्चा लॉलीपॉप ही खाते रहता है, ये वहाँ का शासक बन गया। और शासक बनने के बाद इसको काफी संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि छोटा सा बच्चा था, कोई इसको कुछ समझ नहीं रहा था। अपने क्षेत्र में काफी संघर्ष किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहा था। कभी समरकंद जा रहा था बेचारा, तो कभी फरगना जा रहा था, बड़ा ही ये परेशान हो गया। उसी समय 1519 में ये पहली बार भारत पर अटैक किया था। ठीक है, 1519 में यह पहली बार भारत पे अटैक किया, और भारत के किस क्षेत्र पे किया, तो बाजौड़ और भेरा। ठीक है, बाजौड़ और भेरा नामक क्षेत्र पे ये पहली बार अटैक किया, जीत भी गया, लेकिन वापस अपने देश चला गया। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा कि भारत में ये बसा नहीं था, जीतने के बाद ये कहाँ चला गया, तो ये वापस अपने देश चला गया। कुछ दिनों के बाद फिर आया। ठीक है, 1519 में ही, और इस बार किसको जीता, तो इस बार जीता पेशावर को। ठीक है, पेशावर को फिर से अपने देश चला गया। ठीक है, मतलब खुश हो रहा था, जा रहा था कि हाँ भाई हमको चलो कम से कम भारत में भी क्षेत्र मिल रहा है। उसके बाद 1520 में ये किस एरिया पे कब्जा किया, सियालकोट पे। और सियालकोट आप समझ रहे होंगे कि ये कहाँ है, ये पड़ता है पाकिस्तान वाले क्षेत्र पे। तो 1519 में ये 2 बार अटैक किया, 1520 में सियालकोट पहुंच गया, और फिर कुछ दिनों बाद अब ये मतलब जब इतना संघर्ष करने के बाद जब इसको ये क्षेत्र मिल गया था, तो आराम से ये रह रहा था, लेकिन फिर भी ये आराम से रहने वाला आदमी नहीं था, क्षेत्र विस्तार करने वाला आदमी था। 1524 में ये लगभग पंजाब के प्रांत में इंटर कर चुका था। पंजाब के मैक्सिमम प्रांत पे ये क्या कर चुका था, पंजाब के मैक्सिमम प्रांत पे ये अधिकार कर चुका था। और उसी समय भारत से 1526 में इसको बुलावा आया कि भाई आप भारत आओ। और भारत में चूंकि ये इतना सारा एरिया जीत गया, तो भारत में भी इसका चर्चा होने लगा था, और इसीलिए भारत से इसको कुछ लोगों ने बुलाया। कौन बुलाया, तो देखिएगा, बुलाने में 3 आदमी थे। एक था आपके आलम खां लोधी, एक थे दौलत खां लोधी, और एक राजपूत शासक थे राणा सांगा, जिनका चर्चा हम लोग अभी पहले भी किए। एक थे आपके राणा सांगा।
ठीक है। राणा सांगा को लगा कि भाई ये आएगा, लड़ेगा और क्षेत्र हमको देके चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे जाके बाबर जो था ये राणा सांगा को भी हराया था। इसीलिए कहते हैं इतिहास पढ़िए, इतिहास से बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये चीज पहले भी हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और कौन था, मोहम्मद गौरी और जयचंद। तो ये रीजन, ये ट्रायंगल पहले भी बना था और इस बार देखो फिर से दोबारा बना। तो इतने लोगों ने बुलाया और बाबर आया और इसी युद्ध को क्या नाम दिया गया, इसी युद्ध को नाम दिया पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। और पानीपत का युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, उसको युद्ध भूमि में मार दिया। और इनका सोच ये था कि पानीपत के युद्ध में ये इब्राहिम लोदी को हराएगा और वापस कहाँ चला जाएगा, तो अपने देश चला जाएगा। तो इतना कोई बेवकूफ थोड़ी होता है कि अपना खून पसीना लगा कर किसी एरिया को जीतेगा और वो आपको दे देगा। उसके बाद क्या था, बाबर बोला कि भाई हम इतना स्ट्रगल किए अपने लाइफ में, इतना स्ट्रगल किया, अब हम वापस नहीं जाएंगे। और ये भारत में बसने लगा। और जब भारत में बसने लगा तो फिर अब इन लोग से भी आगे जाकर के युद्ध हुआ था। तो इस चीज को याद रखिएगा कि बाबर का भारत पे पहला आक्रमण 1519 में था। ठीक है, 1519 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सेशन लगता है बहुत लंबा चला गया आज का। सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार के प्राथमिक वकील कौन होते हैं? थोड़ा सा स्पीड में देखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में भारत के सबसे बड़े वकील, तो जब आप संविधान खोलते हो और संविधान में जब आप पहुंचते हो अनुच्छेद नंबर 76 पर, अनुच्छेद नंबर 76 पे, अनुच्छेद नंबर 76 क्या बोलता है कि केंद्र सरकार का एक कानूनी सलाहकार होगा, केंद्र सरकार का एक सरकारी वकील होगा। और वो कौन होगा, तो वो होगा आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पद का नाम है और इनका चर्चा कहाँ किया गया है, आर्टिकल 76 में। मतलब अगर भारत सरकार को कभी कानूनी सलाह लेना होगा, किससे लेंगे, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से लेंगे। भारत सरकार के खिलाफ कोई केस कर देता है तो उनके सपोर्ट में कौन लड़ेगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लड़ेगा। इसके बारे में चर्चा कहाँ किया गया है, आर्टिकल 76 में। तो क्या किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जा सकता है? तो देखो उसके लिए योग्यता क्या है। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए, तो भारत के नागरिक होने चाहिए। आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, तो आप किसी भी कोर्ट में, ठीक है, भारत के नागरिक पहले आप होने चाहिए। आप किसी भी कोर्ट में, आपका सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, मेनली सुप्रीम कोर्ट का होता है, इनका योग्यता क्या होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। देखो जज होना नहीं चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनका क्या होना चाहिए, इनका योग्यता होना चाहिए। आगे देखिएगा, और अगर पूछता है तो ये देखिएगा, हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में, भारत में कितने हाई कोर्ट है, 25। ये किसी भी हाई कोर्ट में या तो, सुनिएगा ध्यान से, या तो 5 साल के लिए जज रहे हो, या तो 5 साल के लिए जज रहे हो, या 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, मतलब वकील रहे हो, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, ये और दिया हुआ है या। अगर इतना क्वालिफिकेशन किसी व्यक्ति के पास है, इसके अलावा एक चीज और ढूंढता है कि राष्ट्रपति के नजर में, राष्ट्रपति के नजर में कानून का अच्छा जानकार हो, कानून का अच्छा जानकार हो। क्योंकि देखो अगर ये लाइन नहीं जोड़ता तो आप बताओ कि भारत में कितने ही सारे इतने ऐसे वकील होंगे, ऐसे जज होंगे, कितने सारे हाई कोर्ट है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे ना, तो सब लोग इसके दावेदार बन जाएंगे। तो राष्ट्रपति की नजर में भी आप अच्छे वकील, एक अच्छे कानून के जानकार होना चाहिए, तभी आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, जिनका चर्चा आर्टिकल 76 में दिया गया। अभी अपने भारत के महान्यायवादी कौन है आप बताइएगा, ये बहुत दिन से हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है कुछ दिनों के लिए। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? देखो भारत आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन भारत में चुनाव कब हुआ या भारत में सरकार कब बन करके आया, तो ये आया 51-52 में। तो आखिर इतना टाइम क्यों लिया गया? मतलब सोचो कि आप 1947 में आजाद हो गए हो और आपका सरकार बन रहा है 1952 में, आखिर ये 5 साल का गैपिंग क्यों? गैपिंग इसलिए था क्योंकि चुनाव करवाने के लिए हमारे पास कोई कानून नहीं थे। और हम लोग को पता है कि 1950 में हमारा क्या बन गया, संविधान बन गया, और इसी के बाद क्या बनाया गया, तो ये आपका मतलब चुनाव वगैरह हुआ। तो जो पहला चुनाव हुआ था भारत में वो कब हुआ था, तो 51-52 में हुआ था। कब से कब तक, तो देखिएगा 25 अक्टूबर 1951 से, 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चुनाव हुआ था। ठीक है, मतलब इतना समय तक चुनाव हुआ था, प्रथम लोकसभा चुनाव। और फिर आपका 17 अप्रैल
1952 को पहली बार लोकसभा अस्तित्व में आई और फिर 13 अप्रैल 1952 को 13 अप्रैल 1952 को लोकसभा का पहला सत्र शुरू हुआ। ठीक है, 13 मई 1952 को लोकसभा का क्या हुआ, पहला सत्र शुरू हुआ था। पहली बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ था वो कितने सीटों के लिए हुआ था, 489 सीटों के लिए हुआ था, 489 सीटों के लिए हुआ था। अभी जो लोकसभा चल रहा है कब से कब तक वाला, तो 2019 से 2024 वाला, ये कितने नंबर का लोकसभा है, तो ये है आपका 17वीं नंबर का। मतलब 2024 में जो चुनाव हो रहा है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हो रहा है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक चीज यहाँ से और छोड़ो, वो आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आप ये बताना, बड़ा इजी क्वेश्चन है। जैसे आपसे सवाल करेगा कि ये जो आपका चुनाव हुआ तो इसमें जो लोकसभा, चूंकि लोकसभा समझ लो कि एक रूम है और एक रूम है तो यहाँ पे एक मॉनिटर होता है और एक आपका वाइस मॉनिटर होता है। तो जो मॉनिटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अध्यक्ष। ठीक है, और एक और मॉनिटर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष। तो आपके लिए सवाल है कि आप बताना पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन था और उपाध्यक्ष कौन था। ठीक है, ये साउथ का आदमी था और इनके बारे में आप बताइएगा। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है। जब आप देखते हो ग्रीनलैंड तो सबसे पहले तो इसका राजधानी, आई होप कि आप लोग को नहीं ही पता होगा, इक्का दुक्का ही होंगे, क्योंकि इस सब का नाम बहुत कम ही आता है, बहुत जल्दी बहुत कम आता है, इसलिए लोग इसका याद भी नहीं रखता है। और जब आप बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का एग्जाम दोगे ना तो आप देखना 1-2 राजधानी जरूर रहेगा, जो कि राज्य से तो बिल्कुल नहीं होना है, देश से ही रहेगा। ग्रीनलैंड की राजधानी कहाँ है, तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नुक। ठीक है, ग्रीनलैंड की राजधानी क्या है, नुक। अगर आप इसको देखोगे ना, जैसे ये अगर भारत, अगर ये विश्व का मैप है तो यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका है और यहीं पे इस टाइप का ग्रीनलैंड फैला हुआ है। मतलब देखने से ये लगता है कि ये अमेरिका का भाग है। तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि भौगोलिक रूप से ये कहाँ पर स्थित है, तो उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पास। भौगोलिक रूप से ये कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के पास। जबकि राजनीतिक रूप से यह किसका भाग है, ठीक है, ध्यान से सुनना, राजनीतिक रूप से यह किसका भाग है, तो ये हो जाएगा आपका यूरोप। यूरोप में भी अगर आपसे देश पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, राजनीतिक रूप से ये किसका भाग है, देखो ये जो है ये इसका नाम है ग्रीनलैंड। ठीक है, इसका नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन जब आप इसको देखोगे ना तो इसमें लिखा हुआ रहेगा ब्रैकेट में डेनमार्क। मतलब यहाँ पे कब्जा किसका, डेनमार्क का। आप एक काम करिएगा, आज ही जाइएगा घर तो देखिएगा आप ना, जब वर्ल्ड मैप देखेगा तो आप डेनमार्क ढूंढ करके देखिएगा, यूरोप में आपको दिखेगा नहीं, पता ही नहीं चलेगा कि डेनमार्क है कहाँ। मतलब सोचो कि इत्तू का देश, ठीक है, इत्तू का देश क्यों आपको दिखेगा ही नेक्ड आई से नहीं। मतलब इतना छोटा सा एक देश है और वो किस पे कब्जा किया हुआ है, वो कब्जा किया हुआ है इतने बड़े आइलैंड पे। ठीक है, वही होता है कि कद मैटर नहीं करता है, आपके अंदर कितना योग्यता है ये मैटर करता है यहाँ पे। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का एक हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, डेनमार्क का। ठीक है, किसका भाग है, तो ये आपका डेनमार्क का भाग है और ये सबसे बड़ा आपका क्या कह सकते हो, द्वीप है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, उससे पहले जो हम लोग एक कर रहे हैं, बच्चे का कमेंट दिखा रहे हैं, फिर से आपको दिखाते हैं।